अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेके सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज न्यू नोवेल स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि जो हमने कल नोवेल पढ़ा था वो मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा और उसके कुछ ज़्यादा ख़ास व्यूज़ और अच्छा भी नहीं लगा, किसी ने कोई कमेंट भी नहीं किया, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज न्यू नॉवल को स्टार्ट करते हैं। अगर वो हम पिछला नॉवल अगर कोई चाहता है कि वो हम स्टार्ट करें रखें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह कल से वो भी साथ पढ़ लेंगे। तो चलें आज न्यू नॉवल स्टार्ट करते हैं। नहीं प्लीज़ पापा मुझे छोड़ के मत जाएं, मुझे आपके साथ रहना है। प्लीज़ अंकल बोलो ना पापा को प्लीज़। 3 साल छोटी सी कली अपने पापा की टांगों से चिमटी हुई बिलकने लगी। हीर हीर उठो। नहीं मेरे पापा। हीर उठ जाओ मेरी जान। किसी ने पूरी ताकत से उसके वजूद को झंझोड़ा तो झटके से उसकी आंखें खुल गई। क्या हुआ, फिर से कोई बुरा ख्वाब देखा? हानिया ने उसे अपने सीने से लगाते हुए पूछा, साथ उसकी आंखों से आंसू चुनने लगी। क्या हुआ है तुम दोनों को? जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, फिर लड़कियों का रश ज़्यादा हो जाना है तो जगह नहीं मिलेगी। लारेब जो अभी अभी शॉवर लेकर आई थी उन दोनों को साथ जुड़े बैठा देखा तो बोलने लगी, नहीं मैं ठीक हूँ हानिया, तुम भी रेडी हो जाओ। पता है ना हमारे फाइनल सेमेस्टर जा रहे हैं तो लापरवाही ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं। हीर ने नाम आंखों से मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की जानिब देखते हुए कहा, तुम्हें फिर से कोई गंदा ख्वाब आया है? लारेब ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ। और ये विचारों वाली शक्ल ना बनाओ तुम दोनों, कसम से मुझे चिढ़ मचती है। वो इन दोनों को घूरते हुए बोली, साथ ही उठकर फ्रेश होने चली गई, जबकि वो दोनों पीछे से मुंह बसोर कर रह गई। तुम्हारे एग्जाम्स की कैसी तैयारी है? हीर ने उन दोनों के साथ बस की जानिब कदम उठाते हुए हानिया से पूछा। तुम्हें पता है मुझे मैथ जहर लगती है, लेकिन तुम्हारी मदद से इतनी तैयारी हो गई है कि पास हो जाऊंगी। हानिया ने नर्वस होते हुए कहा। साथ ही उसके दिल में ख्वाहिश उठी कि वो जाकर उस इंसान को कत्ल कर दे जिसने रियाजी जैसा मनहूस सब्जेक्ट बनाया था। सेम हेयर यार, सच्ची मुझे तो खुद नहीं पता मेरा क्या होगा, ऊपर से आज असाइनमेंट भी मिलनी है। या अल्लाह रहम करना मुझ पर। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा मजाक था, तैयारी नहीं है। तुम जैसा बंदा सोया सोया सवाल हल कर ले, इसलिए ज़्यादा ड्रामेबाजी न करो। लहरेब हीर के सर पर किताब मारते हुए बोली, जिस पर हानिया खिलखिला कर रंज थी, जबकि वो उसे घूर कर रह गई क्योंकि ये सच था। हीर को यूनी में रियाजी की मलका कहा जाता था, लेकिन उसे मीडिया की फ्लैड फील्ड में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो तीनों ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत संजीदा थी क्योंकि उनसे उन लोगों के ख्वाब जुड़े थे। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही हानिया अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गई, जबकि लारेब और हीर अपने एक साथ मास कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गई क्योंकि उनका पहला लेक्चर शजात सर के साथ था जो बहुत ज़्यादा सख्त। वो अक्सर इन लोगों को मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर भेजते ताकि वो लोग दिमागी और जिस्मानी तौर पर हमेशा मजबूत और चाको चुबंद रह सकें। ओके क्लास, टुडेज असाइनमेंट विल कंसिस्ट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर। क्लास खत्म होने के बाद वो सब स्टूडेंट्स की जानिब देखते हुए बोले, आप लोगों को कुछ मखसूस शख्सियात के इंटरव्यू लेने होंगे और किस इंटरव्यू कैसे लेना है मैं अभी बता देता हूँ। तमाम स्टूडेंट्स दिलचस्पी से सर को देखने लगे जो फाइनल लिस्ट देख रहे थे। साथ आपस में तबसरा करने लगे, जबकि हीर के लब भी खुशी से मुस्कुराने लगे क्योंकि उसे जर्नलिस्ट बहुत पसंद थी। ओके सब खामोश। उनकी आवाज़ क्लास में गूंजी तो सबकी चलती ज़ुबानों को ब्रेक लग गया। लारेब, जी सर। अपने नाम की पुकार पर वो जल्दी से खड़ी हो गई। मैं तुम्हें सऊदी एम्बेसी भेज रहा हूँ, तुम्हें वहाँ के लोगों से जितनी हो सके इतनी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, और हाँ किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन ला कर दो जो काम की हो, ना कि ऐसी जो पहले ही सबको मालूम हो। ओके सर, वो पुरजोश लहजे में बोली। आदिल तुम पाकिस्तानी एम्बेसी में जाओ, होटल जाना है और वहाँ से उसके मैनेजर का इंटरव्यू लाना होगा। पीसी और लेसा तुम ऐसे ही एक एक करके सबको शजात सर असाइनमेंट देने लगे जिससे वो सब मुतमिन थे, जबकि हीर शिद्दत से अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। अब आखिर में हीर, मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग और ज़िद्दी स्टूडेंट। वो उसकी तरफ देखते हुए गोया हुए क्योंकि हीर ने हमेशा उन्हें चैलेंज किया था, जब जिसकी वजह वो उसे मुश्किल असाइनमेंट देते आए थे जिसमें वो हर बार कामयाब हुई थी, इसलिए वो शजात सर की पसंदीदा स्टूडेंट थी। क्या ख्याल है मैं तुम्हें एक और चैलेंज की तरफ भेजूँ और तुम्हारे पास इनकार के ऑप्शन ही ना हो? गो हेड सर। मुझे चैलेंजेस से डर नहीं लगता क्योंकि ये मुझे मजबूत बनाते। वैसे भी रास्ता जितना मुश्किल होगा मंजिल इतनी ही खूबसूरत होगी। वैसे भी सर आपने तो सुना ही होगा, डोंट से वाई मी,
जस्ट से ट्राई मी। मेरी लाइफ का भी बस यही एक फंडा है, मजबूत लहजे में बोली, जिस पर पूरी क्लास तालियां बजाते हुए मुस्कुराने लगी। यस गो हियर एंड किल इट, एक लड़का लास्ट टेबल से चिल्लाने लगा, जिस पर पूरी क्लास हंस पड़ी। ओके फिर हीर, शजाब सर पुरसकून लहजे में बोले, साथ उनके लब हल्के से मुस्कुराए। हीर को उनकी ये मुस्कुराहट ऐसी लगी जैसे वो कोई उसे बहुत बुरी खबर सुनाने वो लगे थे। हीर, मैं तुम्हें सेंट्रल जेल भेज रहा हूँ, जहाँ से तुम्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर ब्रांडो का इंटरव्यू लेना है होगा। उनके मुंह से अल्फाज निकलते पूरी क्लास में गहरी खामोशी छा गई। हीर समेत हर एक के चेहरे की रंगत जर्द पड़ने लगी और सबकी दिलों की धड़कनों की खौफ से तेजी होती आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। हीर को एकदम से कमरे में हवा कम महसूस होने लगी, क्योंकि वो कोई आम सीरियल किलर नहीं था, वो इंसानी शक्ल में दरिंदा था। ऐसा दरिंदा जिसका जिक्र माए रात को अपने बच्चे को सुलाते हुए करती ताकि वो खौफ से सो जाए। क्या? लेकिन सर, इनकार की ऑप्शन नहीं है। वो उसके अल्फाज दरमियान में ही काटते हुए बोले। साथ ही उन्होंने अपनी तवज्जो क्लास की जानिब की। अपनी आइडियाज़ और स्टूडेंट पास साथ में ले जाना भूलना मत, क्योंकि इसके बगैर तुम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये असाइनमेंट तुम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फाइनल है। अगर तुम लोग ये असाइनमेंट करने में नाकाम रहे तो मुझे बहुत अफसोस होगा। तुम लोग अपनी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम सबको फेल कर दूंगा। शजाद सर के अल्फाज पर पूरी क्लास में हलचल मच गई। हीर, तुम क्या करोगी? तुम क्या सोच रही हो? लारेब ने परेशानी से उससे पूछा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या? तुमने सर के अल्फाज सुने लारेब? मुझे हर हाल में ग्रेजुएट होना है। तुम जानती हो ये पढ़ाई हम सबके लिए कितनी ज़रूरी है। इट्स अ रिस्क यू आर टेकिंग हीर, अ डेडली वन, वो लब भेजते हुए बोली। मैं जानती हूँ, वो नम आंखों से बोली। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे करना ही होगा। वैसे भी सेंट्रल जेल के इंचार्ज मेरे अंकल हैं, मैं उनसे भीख मांग लूँगी। मैं उनके सामने तब तक गिड़गिड़ाऊंगी जब तक वो मुझे अंदर दाखिल होने की इजाज़त न दे दें। वो भीगे लहजे में बोली। यू आर माई स्ट्रॉन्ग गर्ल, मुझे पता है तुम कर लोगी, लेकिन प्लीज़ उसका इंटरव्यू लेने से पहले उसके बारे में इंटरनेट और यहाँ के स्टूडेंट से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले लेना, ताकि तुम्हें थोड़ी मदद मिल जाए। उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, जबकि हीर का सोचकर ही सर चकराने लगा, जबकि वजूद ठंडा पड़ने लगा कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान का इंटरव्यू लेने वाली थी। लेक्चर्स खत्म होने के बाद उसने मुख्तलिफ प्रोफेसर और स्टूडेंट से ब्रांडो के बारे में पूछा, जिनके जवाब कुछ ये थे। वो 50 साल का है, उसके पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो लोगों को ऐसे मारता है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि बीमारी हो। वो माफिया की दुनिया का बेताज बादशाह है। अगर इंटरव्यू लेते हुए तुम उन्हें उससे सामने गलती से भी स्माइल की तो वो तुम्हें उसकी जगह पर कत्ल कर देगा। वो डेविल है, बेहिस, बेरहम, संगदिल। वो उन्हें अभी 49 साल का है, अगले साल 50 साल का हो जाएगा वगैरह। हीर को बाकी सब तो पता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो 50 साल का है। ओह अल्लाह जी, बचा लेना मुझे, कसम से मुझे अभी नहीं मरना। वो लिपस्टिक देखते हुए खुद से बड़बड़ाई। आज का दिन हीर को किसी क़यामत के दिन से कम नहीं लग रहा था। उसने जीन्स के साथ लॉन्ग शर्ट पहनी, ऊपर जैकेट डाली, बालों को पौने की शक्ल में बांधा, जिसकी कुछ लटें उसके सफ़ेद और गुलाबी गालों पर गिरने लगी। उसने जल्दी से नोटबुक, रिकॉर्डिंग टेप और पेंसिल अपने बैग में डाली। यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम ब्रांडो का इंटरव्यू लेने जा रही हो, हानिया ने लब चबाते हुए कहा। यार बस दुआ करो कर देना, जिंदा लौट आओ, चाहे नमाज पर बैठ जा, अभी से तस्बीह निकाल मेरे लिए। वो अपने स्टूडेंट्स कार्ड गले में डालते हुए बोली। साथ एक नज़र लारेब को देखा जो शूज़ पहन रही थी। हाँ, ओके, ज़रूर दुआ करूँगी, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। वो इन दोनों की जानिब देखते हुए बोली। गुड लक कहिए, लारेब ने उसके गाल को चूमते हुए कहा। थैंक्स, गुड लक टू यू ऑल्सो, वो भी उसके गले से लगते हुए बोली। और फिर दोनों अपनी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गए। और आज ये मंजिल किसी एक की दुनिया में तहलका मचाने वाली थी। सेंट्रल जेल ऐसी जेल है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक, जालिम और बेहिस कैद होते हैं। हीर ने अपनी धड़कनों को मामूल पर लाते हुए लॉबी की जानिब कदम बढ़ाया और वहां पहुंचकर उसने अपने अंकल को मिलने की दरख्वास्त की, जिसकी वजह से वो जल्द ही अपने अंकल के सामने बैठी हुई थी। तो इस बार तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें किस असाइनमेंट पर भेजा है? तुम्हारे पास स्टूडेंट्स पास है, मतलब कोई असाइनमेंट है? कहीं मेरा इंटरव्यू तो नहीं लेने आई? मेरे कान खुले हैं, शुरू करो, वो मुस्कुराते हुए बोले, जबकि हीर नर्वस होते अपने लब चबाने लगे। उसे समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करे। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन आपके लिए नहीं, तो फिर किसके लिए? किसी कैदी का इंटरव्यू लेना है? उन्होंने आबरू अचकाते हुए पूछा। जी, खैर मुझे तुम्हें इजाज़त तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन तुम मेरी भतीजी हो, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे मार्क्स हासिल करो, इसलिए बताओ किसका लेना है इंटरव्यू? वो तहम्मुल से पूछने लगे। ब्रांडो का, वो बमुश्किल बोल पाई, जिस पर उनकी आंखें हैरत से फैले। क्या?
وہ کرسی سے اٹھ کر شوق میں چلائے، انکل آفتاب پلیز مجھے کرنے دیں۔ نہیں بالکل بھی نہیں، تم پاگل ہو، تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تم بول کر رہی ہو؟ جی انکل پلیز، آپ نے بولا تھا آپ چاہتے ہو میرے نمبر ہائی ہوں، پلیز مجھے انٹرویو کرنے دیں۔ وہ التجائیہ بولی، ہاں لیکن جو میں نے کہا وہ میں واپس لیتا ہوں برینڈو۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ناممکن، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مجھے کرنا ہی ہے، پلیز آئی ایم بیگنگ یو۔ میں نے کہا نہیں، وہ سختی سے بولے تو ہیر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ انکل اس کا مطلب میں اس سال گریجویٹ نہیں ہوں گی پلیز؟ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں سچ بول رہی ہوں، میرے ڈپلوما اس انٹرویو پر منحصر ہے۔ ہیر وہ بہت خطرناک ہے، پلیز آپ کے گارڈز میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ ان کی بات مکمل کرنے سے پہلے بولی۔ وہ لب پھینچے اس کی طرف دیکھنے لگے، کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے ہار مان گئی۔ فائن ٹونی ٹیبو ابھی اندر آؤ۔ طیب صاحب کے بلانے پر دو گارڈز فوری اندر داخل ہو گئے۔ جی سر، برینڈو کو جیل سے باہر نکالو، انہیں اس کا انٹرویو لینا ہے۔ ان کے الفاظ پر گارڈز کے چہرے پیلے زرد پڑ گئے۔ لیکن سر جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ ہاں چین ساتھ لازمی رکھنا، وہ حتمیہ لہجے میں بولے تو وہ دونوں سر ہلا کر وہاں سے نکلنے لگے۔ ایک منٹ، مجھے تم لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ ہیر بھی جلدی سے اڑی ہو گئی، جس پر طیب صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ ایکچولی مجھے اس کی جیل میں بھی دیکھنی ہے، اپنے آرٹیکل میں اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولے، مجھے امید ہے تم جانتی ہو تم کیا کر رہی۔ وہ صرف اتنا ہی بولے تو ہیر ان گارڈز کے ساتھ اس ایریا کی طرف بڑھنے لگی جہاں جیلیں موجود تھی۔ جیسے جیسے وہ لوگ جیلوں کے قریب گزرنے لگے، وہاں موجود قیدی ان لوگوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے ہوئے کمنٹس پاس کرنے لگی۔ ہیر کو ان کی عجیب و غریب شکلیں دیکھ کر وحشت ہونے لگی، ساتھ ہی گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ یہ لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوبارہ ان کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں برینڈو کتنا اگلی اور خوفناک دکھتا ہوگا۔ یا اللہ، میں کیسے اس کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو لے پاؤں گی؟ ہیر لمبا سانس کھینچتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ تبھی وہ لوگ ایک لوہے کے بنے دروازے کے سامنے جا کھڑے، جس میں چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا یہی جیل ہے اس کی جس پر گارڈز نے محض سر ہلایا تو ہیر کا پورا وجود خوف سے کپکپایا۔ اوہ میرا خدایا، کہ یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کو قید رکھنے کے لیے ایسی جیل بنائی گئی ہے؟ وہ اندھیرے میں نہائی ہوئی لوہے کی دیواروں سے بنی جیل کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ ہم دروازہ کھولنے لگے ہیں، خود کو ریلیکس کر لیں میم، ایک گارڈ اس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ تینوں گارڈز کے سامنے بیٹھے وجود پر اپنی بندوقیں تان دی، جبکہ ہیر سانس روکے وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھا وجود ہیر کو کسی بھی اینگل سے 50 کا نہیں لگ رہا تھا۔ بے شک اس وقت وہ صرف اس کا سائڈ سے چہرہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، جس کے بال ڈارک بلیک تھے۔ اس سے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر ٹیٹو بنا ہوا ہے، کیونکہ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے وہ محض اندازہ ہی لگا سکتی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس وقت اس کی آنکھیں بند ہیں، وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی نوجوان قیدی ہے، یہ شخص برینڈو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ہی نے سوچتے ہوئے گارڈ کے کندھے پر انگلی رکھ کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ میں نے کہا تھا مجھے برینڈو کا انٹرویو لینا ہے، شاید آپ مجھے غلط جگہ لیں۔ جب گارڈز نے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہ دھیرے سے بولے، جی میم، میں جانتا ہوں یہ وہی ہے۔ واٹ؟ شدید حیرت سے اس کے منہ سے الفاظ نکلا، جبکہ اس کی آنکھیں پھیلی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا مزید وہ کیا کہے۔ برینڈو کھڑے ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ اپنے قدم ہماری جانب بڑھاؤ، بڑھاؤ، ذرا سی بھی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ایک گارڈ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ باقی دو گارڈز بغیر پلکے جبکہ اس پر بندوق کا نشانہ باندھے کھڑے تھے۔ اس سے کھڑے ہو کر اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھانے شروع کیے، جس کی کلائیوں اور پیروں میں زنجیریں تھیں۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو اس کے چہرے پر روشنی پڑی۔ وہاں کھڑی ہیر نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ او ایم جی، ہی از ڈیوشلی ہینڈسم۔ او خدایا، یہ کبھی بھی 50 کا نہیں ہو سکتا، کیا یہ کسی قسم کا مذاق ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، جس کی سن کسٹ جلتی ریڈش لب جو ہلکی ہلکی بلیک رنگت ظاہر کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ اس کا کثرت سے اسموکنگ کرنا تھا، اور سب سے زیادہ جان لیوا اس کی آنکھیں جو گولڈن بلوئش تھی۔ وہ کہیں سے بھی قیدی نہیں لگ رہا تھا۔ جو اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا تھوڑا میلا ہو چکا تھا اور اس کی داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلا، 3 مزید گارڈز نے آ کر اس کے سر پر خوف سے اپنی بندوقیں تان دی کہ نہ جانے وہ کیا کر گزرے، اور وہاں کھڑے آفیسرز نے آگے بڑھ کر ایک اور زنجیر اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں ڈال دی۔ ہیرو سے مخصوص روم کی جانب جاتے ہوئے حیرت اور شوق اور خوف زدہ سے دیکھنے لگی۔ جس روم میں ہیر کو برینڈو کا انٹرویو لینا تھا وہ ڈارک تھا، جس میں صرف ایک ٹیبل موجود تھا اور اس کے اطراف میں 2 کرسیاں، جبکہ ٹیبل کے اوپر ایک لیمپ پڑا ہوا تھا جس کا رخ برینڈو کی جانب تھا جو کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ ہیر نے گارڈ سے پوچھا کہ اس کا رخ صرف برینڈو کی جانب کیوں ہے، جس پر اس نے جواب دیا کہ یہ برینڈو کی آنکھوں کی روشنی کو بلڈ رکھے گا اور وہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، جبکہ دوسری طرف تم آرام سے اس کی ایکسپریشن پڑھ سکتی ہو، جس سے پر وہ سمجھتے ہوئے محض سر ہلا کر رہ گئی۔
हीर ने फिर टोनी और टीपू से इल्तिजा की कि वो लोग रूम के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएं ताकि वो आराम से एक अकेली इंटरव्यू ले सके। पहले तो वो नहीं माने, मगर मुसलसल उसके कहने के पर वो लोग उसे वार्न करके गए कि अपना ख्याल रखना, और फिर बाहर जाकर खड़े हो गए। जब वो अकेली रह गई तो उसने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी और फिर उसकी कुर्सी पर बैठ गई। लैंप की रोशनी मुसलसल उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन हीर के लिए हैरत की बात यह थी कि वो उसे पर कुछ असर नहीं कर रही थी, क्योंकि वह बगैर पल के झपके उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ी। आप कैसे हैं? वो कपाते लबों से वह मुश्किल बोल पाई, मगर सामने की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आया, ना ही उसने कोई इमोशन जाहिर किया। वो बगैर कोई हरकत किए सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा, जिस पर वो अपनी नसें टेबल की जानिब झुका के डर से अपनी उंगलियां मसलने लगी, मगर हिम्मत करके वापस से बोली, ओके, मेरा नाम हीर है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। उसने नज़र उठाकर वापस से उसके जानिब देखा, मगर उसके वजूद में ज़रा भी हलचल नहीं हुई। उसकी खामोशी से हीर को वहशत होने लगी और खौफ कुंडली मार कर उसके दिल में बैठ गया कि कहीं उस ओके, मेरा नाम हीर है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। उसने नज़र उठाकर वापस से उसकी जानिब देखा, मगर उसके वजूद में ज़रा भी हलचल नहीं हुई। उसकी खामोशी से हीर को वहशत आने लगी और खौफ कुंडली मार कर उसके अंदर दिल में बैठ गया। कहीं उसने उसे अपना नाम बताकर गलती तो नहीं करती। अब मैंने सुना है कि तुम इटली से हो, क्या ये सच है? उसने अपनी आवाज़ को मजबूत रखते हुए पूछा, मगर उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो उसकी हथेलियाँ नम होने लगी। वहाँ एयर कंडीशन होने के बावजूद उसे घुटन महसूस होने लगी। मिस्टर ब्रांडो, आपको पता है ना, ये इंटरव्यू तब ही हो सकता है जब दोनों शख्स बोले, सिर्फ एक के बोले से नहीं हो सकता। वो खुद के कंपोज करके चिढ़ते हुए बोले, जिस पर उसने आबरू अचकाकर उसकी जानिब देखा तो हीर ने घबराहट से अपना थूक निकला। अभी वो उससे सॉरी बोलने ही लगी थी, उसने ब्रांडो के चेहरे पर हल्की सी मज़ाक़ा खेज मुस्कुराहट खिलती देखी। उफ, हिज हॉट एस है। ओह मेरे खुदाया, मैं क्या बकवास सोच रही हूँ। फोकस हीर, फोकस। तुम्हें जो हार्ट लग रहा है, होट लग रहा है, तुम्हें यहाँ ही कत्ल करके ज़मीन में गाड़ देगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वो आंखें बंद करके खुद से बड़बड़ाई। तभी उसने आंखें खोली तो उसे टेबल की जानिब झुकते हुए पाया। उसने अपना जंजीर वाला हाथ टेबल के ऊपर रखा तो वो खौफ से कुर्सी की पुश्त के साथ से लग गई। या अल्लाह, उसका इरादा कहीं मुझे सचमुच कत्ल करने का तो नहीं है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर उसने मेरी जानिब थोड़ा सा भी कदम बढ़ाया, मैं यहाँ चीख कर कार्ड्स को इकट्ठा कर लूँगी। मैं इटालियन हूँ। वो जब चिल्लाने का सोच रही थी, उसकी गहरी आवाज़ उसकी समाधत से टकराई तो वह बेयकीनी से उसकी जानिब देखने लगी। ओके, वो समझते हुए बोली, संभलते हुए बोली, साथ अपने बैग से नोटबुक कर निकालने लगी। तुम्हारी उम्र क्या है? उसने उसकी जानिब देखते हुए तजस्सुस से पूछा। 25 साल। व्हाट, क्या तुम सच कह रहे हो? हीर ने हैरानगी से पूछा। जब सामने से कोई मजीद जवाब नहीं आया तो वह वापस से नर्वस होने लगी। ओके, 25 साल। तुम अपनी ज़िंदगी में पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे? उससे मजबूत लहजे में पूछा। 13 साल की उम्र में। उसके सुकून भरे जवाब पर हीर ने अपना थूक निकला। किस जुर्म में? वह धड़कते दिल के साथ पूछने लगी। कुछ खास नहीं था, वो खतरनाक हद तक पुरसुकून लहजे में बोला। फिर भी क्या था? मैंने सिर्फ एक ख़ानदान का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया था। सिंपल। ओह माय गॉड, ये उसका कुछ खास नहीं है। हीर फटी हुई आंखों से सामने बैठे उस वजूद को देखते हुए खुद से बड़बड़ाए। तुम यहाँ कैसे आए? हेलीकॉप्टर से, अपने चंद साथियों के साथ। उसके चेहरे को अपनी तपिश निगाहों के हिसार में लेते हुए बोला, जहाँ हीर के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो रहे थे। तुम कैसे पकड़े गए थे? 13 साल की उम्र में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया था। उसकी बात पर हीर ने उसे अपनी निगाहों से देखा, जैसे वो पागल हो, मगर उसकी आंखों में उभरती चिंगारियाँ देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। क्यों? वो अपने डर को दबाते उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी। क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया और मुझे धोखे से शदीद नफरत है। क्या? उस लड़की की क्या उम्र थी? वो शौक की हालत में पूछने लगा। साल 20। वो सर थाम कर बैठ गई और उस अजीब और गरीब इन्फॉर्मेशन को हिफज करने लगी। तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। उसकी आवाज़ हीर के कानों से टकराई तो वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? उससे ना समझी से पूछा। क्या मैं तुम्हें 25 का लगता हूँ? हाँ बिल्कुल, वो लपचपाते हुए बोली। मैं 30 साल का हूँ। मुँह खोले उसे देखने लगी, क्योंकि वो कहीं से भी 30 का नहीं लग रहा था। क्या मिस्टर ब्रांडो, मैं 30 का हूँ, वो आम से लहजे में बोला। ओके, वो कंफ्यूज होते हुए बोले। क्या तुम अभी भी बेवकूफ़ हो? क्या? हीर गुस्से से घूरते हुए बोली। तुम आराम से लोगों की बातों में आ जाते, तुम्हें कोई भी आसानी से अपने झूठ में फंसा सकता है। पुअर गर्ल, वो अपनी पुरतपिश निगाहों से देखते हुए बोला। अब उसका क्या मतलब है? वो आबरू अचकाते हुए बोली। मैं 25 साल का हूँ। वॉट? तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? हीर की बात पर वह थोड़ा आगे को झुका और उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में इस कदर आग थी कि हीर के एक पल को पूरा वजूद कँप आया। मैं हमेशा पहले अपने शिकार को कंफ्यूज करता, फिर उसे ऐसे मारता हूँ खुद भी नहीं समझ पाता।
आखिर उसके साथ हुआ क्या है, वो चमकती आंखों से बोला, जबकि हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। ओह माय गॉड, उसका मतलब है कि उसका अगला शिकार मैं हूँ। वो पेंसिल को सख्ती से अपने हाथों में दबोचते हुए खौफ से खुद में से बड़बड़ाई। मुझे सुकून मिलता है जब लोगों की आंखों में खौफ होता है। वो तंजिया लहजे में बोला तो वो होश की दुनिया में आई। नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा, उससे मजबूत लहजे में कहना चाहा, मगर उसके बावजूद उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। हाउ डेयर यू लाई, बी केयरफुल, उसने सरगोशी नुमा उसे वार्न किया, जिस पर वो बुखला कर कुर्सी से उठी और लड़ते हाथों से अपनी चीज़ें समेट कर बैग में डालने लगी। क्या तुम जा रही हो? हाँ, वो मुश्किल बोल पाई। तुमने सारे सवाल पूछ लिए? नहीं, और ना मुझे पूछने हैं। भाड़ में जाए इंटरव्यू, भाड़ में जाए सब कुछ। मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी है। वो बगैर पीछे देखे 120 की स्पीड में भाग। वापस आकर उसने सब कुछ हाने और लारेब को बताया, जो कुछ भी वहाँ हुआ था। हीर, वो इतना खतरनाक था, तुम ज़्यादा जिंदा कैसे लौटे? तो तब इससे यही सोच रही थी। हानिया जो देख रही थी, मूवी देख रही थी, उसने वो स्टॉप करके उसे पूछा। जो मूवी कम और अपने लफ्ज़ ज़्यादा छपा रही थी, वो तीनों अक्सर जब भी परेशान होती तो मिलकर फ़नी मूवी ज़्यादा देखती। जो भी है, खतरनाक को छोड़ो। तुमने बोला था वो हैंडसम भी है। लारेब ने शौक लहजे में कहा। हाँ, इतना हैंडसम था कि बेचारे उससे 20 साल भी नहीं पूछ पाई। हानिया ने हीर को छेड़ते हुए कहका लगा, जिस पर वो उन दोनों को घूट कर रह गई। यार, मेरी ज़िंदगी दोराहे पर लगी और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। वो परेशानी से अपना सर पकड़ते हुए बोली। रिलैक्स यार, कल वापस से जाकर अपना इंटरव्यू मुकम्मल करने। लारेब ने संजीदगी से कहा। पागल वागल हो क्या है? तुम्हें क्या लगता है मुझे इतनी शदीद नफरत है अपनी ज़िंदगी से? लेकिन हीर, तुम्हें जाना ही होगा। हानिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं नहीं जाऊँगी। जहन्नुम में जाए सारे सवाल। हाँ, और जहन्नुम में जाए तुम्हारा डिप्लोमा भी डाले। लारेब भी तरकी बतरकी बोले। आई हेट द फैक्ट डेट यू आर राइट। गुड, मैं नहीं ये चाहती कि इंटरव्यू के चक्कर में तुम अपना फ्यूचर ख़राब करो। उसके बाल ख़राब करते हो बोले। हीर, बस जाओ, सवाल करो, जवाब लो, सिक्योरिटी गार्ड्स इधर ही होंगे, बस अपना इंटरव्यू मुकम्मल करके निकल आओ। सिंपल। खाने ने उसे पुश से हक करते हुए कहा। सही कह रही हो, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं सिवाय वापस जाने के। वो लंबा सांस खींचते हुए बोली। अब रिलैक्स हो जाओ। अब रिलैक्स हो जाओ और मूवी पर फोकस करो। लारेब ने मूवी वापस से प्ले करते हुए बोला तो वो ना चाहते हुए मूवी को देखने लगी, मगर उसकी सोच बार बार गोल्डन ब्लूइश आंखों पर रुकने लगी। अपने अंदर तमाम हिम्मत जमा करके वापस से सेंट्रल जेल में उसके कमरे में जाकर ब्रेंडो का इंतज़ार करने लगी, जहाँ से वो उससे लास्ट बार मिली थी। आज उसने खुद को अच्छे से समझाया था कि वो उसके सामने अपने इमोशंस वाज़ेह नहीं करेगी, नहीं होने देगी, ख़ास करके अपने डर को। तभी दरवाज़ा खुला और वो उसकी कुर्सी आकर उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर वो आखिरी दफ़ा बैठा था। उसकी मौजूदगी से हीर को की जान हलक तक आ गई, मगर वो स्ट्रांगली ही वहीं बैठी रही। गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्रेंडो। उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो आज भी वो उसे कोल्ड ही लगा। मैंने सोचा नहीं था तुम वापस आओगे। थोड़ी देर बाद उसकी गहरी आवाज़ कमरे में गूंजी। मुझे अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करिए। क्या हम वहाँ से शुरू करें जहाँ तुम छोड़ा था? वो मजबूत लहजे में बोली, मगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके, मैं उसे आपकी हाँ समझ लेती हूँ, वो सुकून से बोली, मगर उसकी धड़कनें खौफ से बेकाबू होने लगी। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने कितने लोगों को कत्ल किया है? याद नहीं तादाद। उसके जवाब पर हीर की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी और उसने अपनी नोटबुक पर जवाब लिखा। अफवाहें कहती हैं कि तुम रेकिस हो। क्या ये सच है? सवाल पूछते हुए उसका पूरा वजूद कब आया, मगर उसने अपने चेहरे पर खौफ नुमाया होने नहीं दिया। इफ़ आई वॉज रेकिस यू वुड बी डेड। ओह मेरे खुदाया, उसके वो जवाब पर हीर ने खांसते हुए कहा, क्योंकि इसका अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें थम ही गई थी, मगर जल्दी वो खुद को पर काबू कर गई। ओके। उसके बाद उसने लिस्ट में मौजूद तमाम सवाल एक एक करके पूछ ले। इंटरव्यू मुकम्मल होते ही उसकी दिल खामोशी से झूमने लगा। तो तुम्हारा इंटरव्यू मुकम्मल हो गया? यस फाइनली। उसके पूछने पर हीर ने फखरिया कहा। ओके, अब मेरी बारी। वो जो चीज़ें समेट रही थी उसके अल्फाज पर उसके हाथ थाम गए। तुम्हारी बारी मतलब मेरी बारी तुमसे सवाल पूछने की। हीर को लगा एक बार वापस से किसी ने उसकी चलती धड़कनों को रोक दिया हो। क्या? मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। उसने उसे वार्न किया, जिस पर उसे सांस रोके देखने लगी। लेकिन तुमने ये सवाल क्यों नहीं किया? मेरा यहाँ कितना अर्सा रुकने का इरादा है? वो उसे टोकते हुए जैसे पास से खाली आवाज़ में पूछने लगा। वो ये तो सवाल लिस्ट में नहीं था। वो लड़ती आवाज़ में बोली। पूछो। वो संजीदगी से बोला। तुम्हें यहाँ कितने अरसे की सज़ा हुई है? वो कपकपाते हुए पूछने लगी। मौत ही मेरी रहाई है। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ काटूंगा? वो परेशानी और हैरत से उसके सवाल पर गौर करने लगी। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वो अपने हाथों में मौजूद जंजीरों से खेलते हुए आम लहजे में बोला। हीर को ऊपर वाली सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे? उसने डरते हुए पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम ये बात जानो। तुम जानती हो मेरे बहुत से सर्विसेज हैं। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। वो गुस्से से बोली और साथ ही उसने कुर्सी ओर से उठना चाहा, लेकिन सामने बैठे वजूद की आंखों में ऐसा
था कि वहाँ से एक कदम भी हिल नहीं पाई। नाउ इट इज़, अगर तुमने ये बात किसी से शेयर की तो वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी होगा। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मुझे ये सब कुछ बताओ। गुस्से से लाल पीली होती हुई बोली, आज बुध है, तुम पूरा एक हफ्ते बाद मेरे पास विजिट कर लिया आओगी जुमेरात तक, जैसे कि तुम जुमे को ग्रेजुएट हो रहे। चलो वो दिन तुम्हें बख्श दिया, बाकी हर रोज़ आना होगा। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ बोला, क्या, क्यों? हरगिज़ नहीं। उसे जल्दी से अपना बैग पकड़कर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। कहीं मत जाओ, मैं जानता हूँ तुम किधर रहती हो, किसके साथ रहती हो, तुम्हारी दोस्तें, सब कुछ। उसके अल्फाज पर उसके चलते कदमों को ब्रेक लगा और उसका जो जूता आहिस्ता आहिस्ता लड़सने लगा। उसे मुश्किल से पलट कर उसकी जानिब देखा। शायद वो झूठ बोल रहा है, मगर वो बगैर पल के झपके अपनी गोल्डन ब्लश आंखें उसे देखते रह रहा था, उसे देख रहा था। तुम क्या जानते हो? तुम यतीम खाने में रहती हो, वहाँ तुम्हारा रोल नंबर 28 है। तुम्हारी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हानिया और लारी। तुम्हारे अंकल यहाँ के इंचार्ज है जो अपनी फैमिली के साथ गुलबर्ग में रहते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स, स्टॉप इट, मुझे समझ आ गई। तुम जानते हो, टूटे फूटे अल्फाज में बेबसी से बोली। कैसे? कुछ लम्बे बाद वो नम आँखों से बोली, जैसा मैंने पहले ही बताया था, मेरे अपने सर्विसेज हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर तुम वो करो तो ट्रस्ट मी, किसी का भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके अल्फाज पर उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू तेज़ी से उसके गाल भिगोने लगे। ओके, फिर हम कल मिलते हैं, फिर परसों, फिर उसके अगले दिन, वगैरह वगैरह। वो उसे सुकून से आंख मारते हुए बोला, प्लीज़ जुमेरात के बाद तो मुझे भूल जाना, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वो लड़ते लबों से बोली, जबकि वो खाली आंखों से उसकी जानिब देखने लगा। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हीर कपकपाते वजूद के साथ दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकल गई। वापस यतीम खाने के पास पहुँचकर उसने खुद को अच्छे से संभाला, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त से मशकूक हों और वो उन्हें सच बताकर अपने साथ साथ उनकी ज़िंदगी में मुश्किल में डाल दे। इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर वो अपने कमरे में गई। कमरे में दाखिल होते ही लारे बरहान ने उसे घेर लिया और इंटरव्यू के बारे में मुख्तलिफ सवाल करने लगी, जिस पर उसने कहा कि बहुत अच्छा गया है। फिर उन तीनों ने मिलकर खाना खाया, कुछ देर गपशप की और फिर सोने के लिए लेट गई। अपने बिस्तर पर लेटते ही इनकी आंखें रवानी से बरसने लगी। वो जो तब से खुद को मजबूत साबित करी, तन्हाई मिलते ही अपनी तकलीफ से राहत आंसू की शक्ल में पाने लगी। सारी रात उसकी तड़पते और करवटें बदलते हुए गुजरी। 3 बजे के करीब जब उसकी नींद नहीं आई तो वह थक हार कर क्रोडो के सामने जा खड़ी हुई, जो सड़क की जानिब खुलती थी। व्हाट द हेल, जैसे उसकी नज़र रोड पर पड़ी, खौफ से उसके मुँह से लफ्ज़ निकले, क्योंकि वहाँ एक वजूद खड़ा था जो काफ़ी लंबा चौड़ा था। उसने ब्लैक रंग का ड्रेस और उसके ऊपर ब्लैक कलर का ही लॉन्ग कोट पहना हुआ था जो उसके पैरों को छू रहा था, जबकि उसके सर पर कैप मौजूद थी। तभी उस शख्स ने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा तो उसका पूरा वजूद कँपने लगा। या अल्लाह! वो जल्दी से खिड़की से पीछे होकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसका मतलब ये है, उसे मेरे पीछे अपने आदमी को लगा रखा है जो मुझसे पर नज़र रखे हुए। मैंने एक गलती करूँगी और मुझे फिर बगैर हिचकिचाए मार देगा। वो बेबसी से रोते हुए सोचने लगी। कुछ देर बाद उसने वापस से सर सर थोड़ा सा पर्दा सिर का कर नीचे देखा, लेकिन अब उस शख्स का वहाँ नामो निशान भी नहीं था। सारी रात उसने जाकर गुजारी। सुबह होते ही उसने शावर लिया, कपड़े बदले और खाना खाकर यूँ नहीं पहुँची ताकि अपना इंटरव्यू जमा करवा सके। वहाँ से फारिग होकर उसने कैब ली और सेंट्रल जेल प्रेडो से उसकी जानने वाली बन को मिलने चली गई। इस बार उसने एहतियात की कि उसके अंकल और उनके गार्ड्स को पता न चले कि वह उससे मिलने आई है। हीर ने वहाँ जाकर ऑफिसर से कहा कि वो ब्रांडो से मिलने आई है, जो कि विजिटर्स को हैंडल्स करता है। उस ऑफिसर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। क्या तुम उसे जानती हो? ऑफिसर ने अपनी भारी आवाज़ में पूछा। जी, वो तुम्हारा क्या लगता है? ऑफिसर ने आबरू अचकाते हुए पूछा। ओह, फ्रेंड। ऑफिसर ने हैरानगी से वापस से हीर का कहा अल्फाज दोहराया। क्या तुम उससे मिलने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हो? मैं नहीं जानती। ओके, वेट करो। ये कहकर ऑफिसर ने टेबल पर पड़ा बड़ा सा रजिस्टर उठाया और वहाँ से कुछ तलाशने लगा। कुछ देर बाद उसे सर उठाकर मशकूक नज़र से हीर को सरता पाँव देखा, जिस पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई जज्बा जाहिर नहीं किया। तुम वाहिद हो जिसका नाम उससे मिलने वालों की लिस्ट में है? रियली? उसने झटके से पूछा, क्योंकि वह हैरत ज़्यादा थी। उसका नाम कैसे डल गया लिस्ट में? ऑफ कोर्स ही कैन डू एनीथिंग। वो खुद से बड़ा कर रह गई। ओके, अपनी आईडी दिखाओ। जिस पर हीर्स ने उसे अपनी आईडी दिखाई और कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो उस तक पहुंच गई। वो फिर ऐसे ही पूरा एक हफ्ता वो उसके पास आती रही। उस दौरान वो ग्रेजुएट भी हो गई, मगर उसकी खुशी भी उसे महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो उसके सर पर तो अभी भी मौत की तलवार लटक रही थी। वो रोज़ाना उसके पास जाती और क्लास की दूसरी जानिब से उसे देखती। उस दौरान उन दोनों ने एक दूसरे से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। पूरे 15 मिनट वो वहाँ बैठ कर दीवारों को देखती रहती। आज जुमेरात थी, यानी उसका आखिरी दिन। उस एरिया में दाखिल होते ही ने उसकी जानिब का फ़ोन उठाकर नंबर डायल किया और ग्लास के इस तरफ बैठे ब्रैंडो को इशारा किया कि वो फ़ोन उठाए, जो वो उठा चुका था। आज हमारी आखिरी मुलाकात है, मुझे उम्मीद है तुम ये बात जानते होगे। जानता हूँ, सुकून भरी उसकी आवाज़ हीर के कानों से टकराई। अच्छी बात है, मैं नहीं जानती तुम ये सब क्यों किया। आखिर मुझे पूरा हफ्ता यहाँ मिलने को क्यों बुलाया?
वट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने जो कहा हो गया। अब तुम मेरी और मेरे प्यारों की ज़िंदगी से निकल जाओ। वहाँ और वहाँ आखिरी बात, अजीबोगरीब नमूनों को मेरी बिल्डिंग के बाहर खड़ा करना बंद करो, समझ आया? वो एक-एक लफ्ज़ दबाकर बोली, जबकि वो ग्लास से खाली नज़र से उसकी जानिब देखने लगा, जिस पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की। आज से तुम फारिग हो। उसके अल्फाज पर हीर की आंखें हैरत से पहले, क्या तुम सच में बोल रहे हो? वो बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ। ओह मेरे खुदा, फाइनली। मुझे उम्मीद है हमारे रास्ते अब वापसी से कभी नहीं टकराएंगे। उसे खुशी से चहकते हुए कॉल बंद कर दी, फिर अपना बैग उठाकर वहाँ से तेज़ी से निकल गई। सारा रास्ता एक अजीब से मुस्कुराहट उसके चेहरे का हाथा किए हुए थे। आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा खतरनाक काम कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। उसने सेंट्रल जेल से निकल कर खुद को कहा और कैब लेकर अपने ऑर्फेनेज में पहुँच गई। दोपहर में वो तीनों शॉपिंग पर चली गई। हीर को बहुत दिनों बाद एहसास हुआ वो वापस से नॉर्मल लाइफ जी रही है। फाइनली हीर को मुस्कुराहट लौट आई। हानिया ने मोहब्बत से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जो स्टूल पर बैठकर सैंडल ट्राई कर रही थी। वेरी फनी, तुम ऐसे कह रही हो जैसे पहले गायब हो गई थी। वो सैंडल पैक करवाते हुए बोली। कसम से ऐसा ही लगता था, कहीं रौनक खो गई है। पता नहीं उस डार्क हैंडसम ब्रांडो ने क्या जादू किया था कि वो ये मैडम हमें मुंह ही नहीं लगा रही थी। लारेब ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, जबकि ब्रांडो के जिक्र पे हीर के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी। तो हानिया ने लारेब को जोर से चिटकी काटी। हीर ये कुछ भी बकवास करती, आओ पिज़्ज़ा खाएं, बहुत भूख लग रही। पेट में जो है चूहे नाच रहे, वो उसे खींचते हुए फूड पॉइंट पर ले गई। हीर कोई परेशानी है तो बताओ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पता है ना, दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते। लारेब ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं सीरियसली कुछ नहीं, पता है ना हम तीनों का फ्यूचर हमारी स्टडी पर है, बस इसी की टेंशन थी, क्या करें कैसे करें, बस यही है। ओह मेरी जान, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? हम तीनों अब जॉब स्टार्ट करेंगे, मिलकर एक डिपार्टमेंट रेंट लेंगे, फिर बस ऐश करनी है, शोहरों को गोली मारो, बस हम तीनों साथ होंगे, कभी नहीं बिछड़ेंगे। हानिया ने उसके आँख मारते हुए कहा, जिस पर वह ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे उन दिनों से झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बल्कि फिर जल्द ही मज़ीद बातें अफसरदा वो माहौल को कहकों में बदल गए। मेरी ज़िंदगी की रौनक मेरी दोस्त हैं। वो उनके मुस्कुराते चेहरों को देखते हुए बोली, यार उठ जाओ, एक ज़िंदगी पहली ही बोर है, ऊपर से तुम दोनों उठ नहीं रही। हाँ ने उन दोनों को बारी बारी हिलाते हुए चिढ़ कर कहा, उठ जाओ तमीज़ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब उन दोनों को टस से मस होते हुए नहीं देखा तो वो मज़ीद बोली, ओके ऐसा तो फिर ऐसे ही सही। वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। उसने अपना सेल पकड़ा, उसे पोफर के साथ कनेक्ट करके सॉन्ग प्ले कर दिया। ओह पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है। ये लिरिक्स रूम में फुल वॉल्यूम में गूंजने लगे, जिस पर लारेब और हीर दोनों ही हड़बड़ाकर उठ गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, अभी वार्डन आएगी और बेइज्जती करेगी। हीर ने उसे घोरते हुए कहा, जो डांस करने में मसरूफ थी। ओह पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है। बंद करने की बजाय उसने हीर का चेहरा पकड़कर साथ साथ लिरिक्स बोले, तुम पागल हो, वार्डन आकर नशा निकाल देगी, बंद करो, क्या चाहती हो तुम? लारेब ने उठकर बंद करना चाहा, मगर हानिया ने उसके सामने खड़े होकर रास्ता रोक दिया। छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए। आंखों में आंखें डाल के दगा करता, उसके कमर से पकड़कर कमरे में झूमते हुए गुनगुनाने लगी। उसी दौरान हीर ने उठकर जल्दी से सॉन्ग बंद कर दिया तो उस कमरे में सुकून भरी खामोशी छा गई। क्यों बंद किया? वो लारेब को पीछे करके मुंह बसोड़ते हुए हीर से पूछने लगी। उस फजूल सॉन्ग के लिए मैं वार्डन से अपनी इंसल्ट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं क्या सोच के हार्डी ने ये सॉन्ग बनाया था। वो स्विच होते हुए बोली, चलो उसने कुछ भी सोचा है कि लिखा हो, मगर मेरा तो फ़ायदा हुआ। हाँ ने उन दोनों की जानिब इशारा करके आँख मारते हुए बोली, जो अपने बिस्तर से निकल कर उसे ही देख रही थी। हाँ तुम्हें तो हम बताती। हीर ने लारेब को इशारा किया तो वो समझते हुए हानिया को अपनी पाँव में पकड़ गई, जबकि हीर ने अपने पास आकर उसे गुदगुदी स्टार्ट कर दी, जिस पर वह लौट पौट कर हंसने लगी। बस करो, कर दो, सॉरी प्लीज़। हाँ ने अपनी हंसी के दौरान बामुश्किल बोल पाई तो उन दोनों ने भी रहम खाकर छोड़ दी। आइंदा बेटा पंगा लेने से भी पहले ये याद रखना। लारेब ने खड़े होकर अपनी हंसी दबाते हुए कहा, जबकि वो नाव में सर हिलाकर रह गई। अब उठ गए हैं हम दोनों, क्या चाहते हैं हमसे? फ्रेश होकर नाश्ता करो, फिर कोई मूवी देखते हैं। हम हीर के सवाल पर हाने से कौन सा बोली तो वो उसे घूर कर रहेगी, मैं क्या सोच रही हूँ, मूवी देखने से पहले लाइव न्यूज़ सुन ले। लारेब के मशरे पर उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया तो हीर ने लाइव न्यूज़ चला दिया तो वो तीनों जैसे से खबरें सुनने लगी। ब्रेकिंग न्यूज़, इटालियन माफिया ब्रांडो सेंट्रल जेल लाहौर से फरार होने में कामयाब। व्हाट? उसी लाइन पर उन तीनों के मुंह से बेसख्ता निकला। रिपोर्ट यह है कि ब्रांडो की जेल शाम 7 बजे खुली हुई मिली। जिसने भी उसे जेल से निकलते या वहाँ से किसी ने भी उसे जेल से निकलते वहाँ से भागते हुए नहीं दिखा। उसी जेल में एक सुराख मिला है जो एक मिस्ट्री है। वो एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम है। उसलिए सब शहरियों से इल्तिजा है वो अपने घरों में बंद रहे ताकि किसी को जानी खतरा पेश ना आए। वहाँ मौजूद लोगों को सिर्फ एक इंसान पर शक है। उनको लगता है कि उसका ताल्लुक इसके साथ हो सकता है। उसकी ये रही तस्वीर। तभी स्क्रीन पर एक
मैं पिक्चर में उतार रही वो तस्वीर देखकर हीर को सांस लेना मुश्किल होने लगा, क्योंकि ये उसकी तस्वीर थी। रेब और हानिया हैरत से मुंह खोले उसकी जानिब देखने लगी, जो मुसलसल नाम में सर हिलाते हुए रोने में मसरूफ थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो टूटे फूटे लहजे में शिद्दत से रोते हुए बोली। सराय का कहना है कि उसका नाम हीर है और ये वाहद लड़की है जो ब्रांडो से उसके फरार होने से पहले मिली है, और ये एक स्टूडेंट है, बाकी अभी कंफर्म कोई न्यूज़ नहीं। नहीं नहीं, वो हल्के बल चलाए तो हानिया ने उसे अपने सीने में भेज लिया। ये सब क्या है हीर, हमें बताओ क्या हुआ है। लारेब ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, जिसका पूरा वजूद कपा रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़, पुलिस ने पता चला है कि हीर का ताल्लुक यतीम खाने से। उसको अरेस्ट करने के लिए उस जानिब रवाना हो चुके हैं। ये लड़की बहुत खतरनाक हो सकती है, सब उससे एहतियात करें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। वो उन दोनों के दरमियान में से उठ कर चिल्लाई और साथ ही अपने कमरे से बाहर की जानिब भागी कि वो पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकल जाए, मगर पुलिस पहले ही बाहर आ चुकी थी। पूरे यतीम खाने में एक अलग शोर बरपा था, जबकि वो हवा में एक हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर मंडला रहा था। हीर खुद को सरेंडर कर दो, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। ऑफिसर्स के स्पीकर से हक में आवाज़ उसके कानों से टकराई। उस आवाज़ पर उसका चेहरा पीला जर्द पड़ गया। उसके पाँव अपने कमरे के दरवाजे में ही थमे, जबकि उसका वजूद होले होले लड़ने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर। उसने दरवाजे को पकड़ के खुद को गिरने से सहारा दिया, जबकि लारेब और हानिया ने आकर उसे अपने साथ लगाया कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दे। हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मत रहो। वो सिसकते हुए बोलने लगी। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और 2 ऑफिसर रूम में दाखिल हो गई। अपने हाथ सर के पीछे करो, उन्होंने ज़बरदस्ती लारेब और हानिया को उससे अलग करके उसके माथे पर बंदूक का निशाना बांधते हुए हुक्म दिया, और एक और पुलिस वुमेन ने कमरे में दाखिल होकर उसके हाथों को पीछे ले जाकर हथकड़ी बांध दी और वो उसे खींचते हुए नीचे ले जाने लगी। प्लीज़ ऑफिसर, वो मासूम है, बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। रेब भी सीढ़ियों से नीचे उनके पीछे भागते हुए चिल्लाने लगी, सर आप उसे कैसे गिरफ्तार कर सकते, उससे कुछ नहीं किया। हानिया ने उसके सामने आकर रास्ता रोक कर शिद्दत से रोते हुए कहा, आप पीछे हटिए, पुलिस के काम में बंदिश न डाली। एक पूरा ऑफिसर ने उसे पीछे करते हुए कहा, लेकिन फिर भी वो उसने अपना आप छुड़ाकर हीर के गले लग गई। किसी बेकसूर को सजा दोगे तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। लारेब ने ही भी हीर को खुद की बाहों में छुपाकर बेबसी से सिसकते हुए कहा, ये बेकसूर नहीं गुनाहगार है, माफिया से ताल्लुक है उसका, आप पीछे हटो। ऑफिसर ने दोनों को तहम्मुल से कहा जो उसे चिपकी हुई थी, मगर वो नज़रअंदाज करती हीर का मुंह सर चूमने लगी, जो मोहब्बत और बेबसी से रोते हुए उन दोनों को देख रही थी। गार्ड्स, उसने उनकी जानिब इशारा किया तो वो करीब आकर ज़बरदस्ती उन तीनों को अलहदा करने लगे। काफ़ी मुश्किल के बाद जब वो कामयाब हो गए तो वो जल्दी से हीर को लेकर बिल्डिंग के मेन दरवाजे की जानिब बढ़ गए। हीर ने दरवाजे के करीब जाकर पलट कर देखा तो उसका दिल अपनी दोस्तों की हालत देखकर फटने वाला हो गया, जिन्हें कुछ पुलिस वाले ज़बरदस्ती पकड़कर उस तक पहुंचने से रोक रहे थे। मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है, तुम दोनों को अपना ख्याल रखना प्लीज़, हमने जो ख्वाब देखे थे वो तुम लोग लास्ट में पूरे करना, प्लीज़ खुश रह। वो बेकरारी से बोली थी। ऑफिसर उसे बाहर ले गए जहाँ लोगों का हजूम था। कुछ लोग उसकी मूवी बना रहे थे और कुछ खौफ से उसे देख रहे थे जैसे वो सचमुच को दहशत गर्द हो, जबकि हेलीकॉप्टर का शोर भी बिल्डिंग के ऊपर नमाया था। ऑफिसर ने उसे बाजुओं से खींचकर पुलिस कार में बिठाया, उसे पहले का हेड क्वार्टर में ले जाया गया। कुछ सवालों के जवाब चाहिए, ब्रांडो भी यहाँ ही होगा, ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हेड ऑफिसर ने गाड़ी चलाने वाले ऑफिसर से कहा, यस सर। ऑफिसर ने फरमाबरदारी से जवाब दिया तो हीर को लगा आज उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सारा रास्ता वो खामोशी आंसू बहाती रही। उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा, उससे सिर्फ ये महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी ज़िंदगी कुचल कर चला गया हो। वो बस उसे जाता देखती रह गई। काफ़ी देर बाद अचानक से गाड़ी रुकी। वो सर झुकाया ऑफिसर्स का इंतजार करने लगी। वो आए, उसे गाड़ी से बाहर निकाले, तभी दरवाज़ा खुल गया। बाहर निकलो, और 2 टोक लहजे में कहा गया। उसे सर उठाकर उसकी जानिब देखा। उस चीज़ की दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी और उसकी आंखों में ब्लैक ग्लासेस मौजूद थे। हीर को वो अजीब लगा, मगर उसकी बात को मानते हुए गाड़ी से निकल आए और यहाँ वहाँ देखने लगी जहाँ सिर्फ वैरानी तारीकी होती, कोई हेड क्वार्टर या जेल मौजूद नहीं था। वहाँ जो हल्की हल्की रोशनी थी वो सिर्फ कार की लाइट की वजह से। वो उसकी जानिब बढ़ा तो उसके हर कदम के साथ हीर की धड़कनें तेज़ होने लगी। करीब आकर उसने उसकी हरकत हथकड़ी तो खोल दी। फिर वो पीछे हटा और अपने ग्लासेस उतार कर दाढ़ी मूछें निकालने लगा, जबकि वो फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़े वजूद को देखने लगी। पुलिस यूनिफॉर्म में पूरी शान शौकत के साथ उसके सामने खड़ा वजूद कोई और नहीं बल्कि ब्रांडो था। हीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं, क्योंकि अचानक इससे लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए थे। लेकिन उसका बस हाथ उठा और ब्रांडो के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा और जिस हाथ से उसने उसे थप्पड़ मारा था वो पकड़कर उसकी पुश्त की जानिब ले गया, जिसकी वजह से वो उसके सीने से टकराई। वो अपनी सुर्ख होती गोल्डन ब्लूइश आंखों से उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखने लगा, जो गुस्से से बगैर पलके झपके उसे देख रही थी। आज हाथ उठाया, आइंदा ही गलती न करना। उसे बाजों पर दबाव बढ़ाता हुआ इश्ताल से बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद तबाह कर दी और कह रहे हो ये गलती ना करना, मेरा बस चले मैं तुम्हें जान से मार दूँ। आग बगोला होते हुए फंकारी और अपने दूसरे हाथ से उसके सीने पर मुक्के मारने लगी, जो फारिग था। ब्रांडो उसका हाथ पकड़कर उसकी पुश्त पर ले गया, जबकि जिसकी वजह से उससे दोनों के चेहरे के दरमियान न होने के बराबर का फासला था। एक पल तो वो लगा सांस लेने के लिए भी एक ही हवा इस्तेमाल कर रहे हैं। छोड़ो मुझे।
वो उसके पाँव मारते हुए चीखी, चुड़ैलों की तरह चीखना बंद करो। उसे झटके से खुद से दूर करते हुए फंकारा, जिसकी वजह से खुद को बैलेंस नहीं कर पाई और ज़मीन पर जा गिरी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल गए, उसके गाल चूमने लगे। वो उसे बेरहम के सामने रोना नहीं चाहती, लेकिन आंसू पर काबू किसका काबू रहता, जबकि वो नज़रअंदाज करते अंधेरे को देखने लगा। क्यों? वो हिचकियों के दरमियान बोलने लगे, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्या गलती थी मेरी? सिर्फ इंटरव्यू लिया तो तुमने जानबूझकर मेरे लिए ये जाल बिछाया? क्यों किया? वो सिसकते हुए पूछने लगी। मैंने कोई जाल नहीं बिछाया, वो सट महरी से बोला। शट द हेल अप, तुमने किया है, वरना तुम मुझे वहाँ क्यों पूरा 1 हफ्ता बुलवाते रहे? वो अपना रोना भूलकर तेज़ी से गुस्से से चलाए तो वह ज़मीन पर झुककर उसकी थोड़ी अपने हाथ में दबोच गया। तुम इससे बात करना, वरना उसी जगह पर कब्र खोद के तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। उसने उसकी थोड़ी पर अपनी गिरफ्त सख्त करके वार्न किया तो हीर ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा, जैसे लगते नजरों से उसे ही देख रहा था, जबकि उसके दिल की धड़कनें खौफ से काबू होने लगी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओगे? अब की बार हीर ने थोड़ा मुतहम्मुल से पूछा, क्योंकि उसका इरादा उस तारीख रात में सुनसान रास्ते पर अंधेरी कब्र में दफन होने का हरगिज़ नहीं था। नहीं बता रहा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, वो ज़मीन से उठते हुए पुरसकून लहजे में बोला, जिस पर वो उसके नाम आंखों से घूर कर रह गई। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, प्लीज़ जाकर पुलिस को सच बता दो। उस सब में मेरा कोई हाथ नहीं, इतना तो कर सकते हो, क्योंकि मेरा सारी ज़िंदगी जेल में नहीं रहने का शौक नहीं है। वो दांत पीसते हुए एक लफ्ज़ दबाकर बोली, किसी की इतने औकात नहीं है कि तुम्हें मेरे होते हुए गिरफ्तार करके ले जाए। खैर, गाड़ी आती होगी, आज रात हम दोनों का मुसलसल सफ़र करना है। इसके अल्फाज पर हीर ने झटके से उसकी जानिब थे, ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग ख़राब होगा। क्या मतलब हम दोनों मतलब तुम और मैं, या फिर तुम सेंट्रल जेल में जाकर मेरी वाली जगह संभालना चाहती हो? शक्ल से इतनी बेवकूफ़ तो नहीं लगती। वो तंजिया लहजे में बोला, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। वो ज़मीन से उठकर उसकी आंखों में देखते हुए उसे लगते लहजे में बोली, फ़ाइन, जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ही बोल रही थी तुम्हें जेल जाने का शौक नहीं है, तो मैंने बस सोचा तुम्हें आज़ादी की ज़िंदगी दे दूँ। अब तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे तुम्हें तुम्हारे इल्म के लिए बता दूँ, तुम्हारे तहकीक होते होते और फिर कोर्ट के चेहरे के चक्करों में आधी ज़िंदगी गुजर जानी है। मुझे शक है कि इन सब के आखिर में तुम्हें मासूम करार दे दिया जाएगा। वो कहकर उसके करीब हुआ, जो फटी हुई आंखों से उसे देख रही थी, क्योंकि ये सच था। जिस जुर्म में फंसी थी उसमें उसकी रहाई पर बहुत मुश्किल थी। गुड बाय मिस्टर हेयर पोलार्ड, वो उसके बालों की एक लट को अपनी उंगली पर लपेटते हुए बोला, जिस पर हीर के दिल एक बीट मिस, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे ऐसे मुकम्मल नाम से पुकारा था। वो ट्रांस में खुद से दूर जाते हुए देखने लगी। ये मेरा पूरा नाम जानता है। वो होश में आते हुए बोली, कितना बदतमीज़ पत्थर दिल इंसान है, कैसे मेरी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ाकर सुकून से चलता जा रहा है। वो उसे दूर जाता हुआ देखती खुद से बड़बड़ाई। तभी उसकी नज़र पुलिस की कार पर पड़ी तो उसका पूरा वजूद खौफ से कप नहीं, मैं कैदियों की तरह अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरा माफिया से कोई तल्लुक नहीं, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा जब तक मेरा नाम साफ नहीं हो सकता। उसने लड़ती आवाज़ में कहा तो उसकी आंखों में वापस से पानी भरने लगा। वो बगैर कुछ कहे मजीद कुछ समझे उसके पीछे अंधाधुंध भाग। सुनो, रुको, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। वो जिससे मत गया उसके पीछे भागते हुए चिल्लाने लगी, रुक जाओ, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़। वो जानती थी वो जिस रास्ते पर जा रही है वो उसे सिर्फ मौत तक ले जाएगा, मगर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि दोनों रास्तों पर मौत थी। अगर वो जेल में जाती तो मौत आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब कदम बढ़ाती, जबकि ब्रांडो की जानिब कदम से अगले 24 घंटों में मौत का मज़ा चखा सकते थे। लेकिन उस पल से उसे आहिस्ता से ज़्यादा जल्द मौत बेहतर लगी। फ़ाइन, उसकी रौबदार आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो खुद को अल्लाह के सबूत करके उसकी आवाज़ की जानिब कचल पड़ी। हम लोग जो पुलिस की कार पीछे छोड़ कर आए हैं उसका क्या? काफ़ी देर वीरान सड़कों और तंग गलियों में चलते हुए वो थक गई तो उसे पूछने लगी, शायद बातों में सफ़र जल्दी गुजरे, मगर वो बगैर जवाब दिए अपने मोबाइल की रोशनी से गली में उसके साथ चलता रहा। तो हीर के घबराहट होने लगी, हम लोग किधर जा रहे हैं? मैं कि किसी अजनबी पर कैसा भरोसा कर सकती हूँ? वो एकदम से सोचते हुए रुक गई। मैं यहीं पर ठहरूंगी, वो अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोली। तो वो पलट कर ना समझी से उसकी जानिब देखने लगा। क्या? उसकी गहरी हुक्मी आवाज़ उसकी समाता से टकराई। मैं तुम जैसे पागल इंसान के साथ कहीं नहीं जा रही, यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानती हम लोग किधर जा रहे हैं। वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाई। ब्रांडो ने उसे कमर से पकड़कर दीवार से लगाया और साथ अपनी जेब से पिस्टल निकालकर उसके माथे का निशाना बांधा, जिस पर उसके मुंह से शौक से चीख निकल गई। तुम मेरे पीछे आई अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, बेशक तुम्हें पसंद हो आए या ना आए, वरना मैं तुम्हारा सर गोली से उड़ा दूंगा। उसने उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए कहा, वार्न के जो भीगने को बेताब थी। हीर की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी तो उसकी ज़रा भी जरूरत नहीं हुई कि वो इनकार कर सके। तो ये था आज के नावल के फर्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबको ये नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का हिस्सा जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।